Hello guys, once again welcome to all of you in my YouTube channel JK Look at Me. So friends, first of all, happy Independence Day to all of you, and I hope you are all very well. And today my topic is East India Company. So guys, I am starting this very important topic. So if you have any doubt, so you can comment, and so I will give you 100% response. So guys, I am starting an important lecture on the history topic, that is the East India Company. So this topic is very important for the Stock Selection Commission aspirants, JKSSP aspirants, and even UPSC. So this is a brief discussion on East India Company. So guys, मैं करता हूँ स्टार्ट. तो किसी तरह का आपको डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं. तो करते हैं आज का जो एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है ईस्ट इंडिया कंपनी. So welcome to all of you important lecture of the history, that is East India Company. तो guys शुरू कर देते हैं यहाँ पे. Now about the East India Company. So ये हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक टॉपिक है. तो आपको किसी तरह का भी डाउट होगा इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. तो मैं कोशिश करूंगा आपको कि उसका जितना हो सके उतना रिस्पॉन्स देने की. तो गाइस यू नो ईस्ट इंडिया कंपनी आपने देखा होगा कि हिस्ट्री के अंदर या बात करें अगर पॉलिटी की तो दोनों सब्जेक्ट के अंदर ये इनका बहुत बड़ा ये टॉपिक है. ये हर जगह ये डिस्कस किया जाता है, हर जगह में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आता है. तो मैंने ये डिसाइड किया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे पहले आपको बेसिक इसका पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फ्रेंड कब हुई एंड हु वाज ग्रांटेड दिस कंपनी. तो इस कंपनी को ग्रांट किसने दिया, तो इसके ऊपर मैं पूरी एक डिटेल वीडियो लेके आ रहा हूँ. इस वीडियो को प्लीज करके जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी जो एस्पायरेंट्स हैं यानी कि किसी भी वो बोर्ड की तरफ से हो उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है. तो गाइस वीडियो को शेयर जरूर करना. तो फर्स्ट देखें आप बैकग्राउंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आप फर्स्ट पढ़ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है. ऑल्सो कॉल्ड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकॉज आप इसको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं. अब इंग्लिश क्यों कहेंगे, आपको पता है कि ये कंपनी जो बेसिकली ये इंग्लैंड की तरफ से आई. इंग्लैंड में एक एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी वहां पे उस टाइम क्यों थी वो, तो उसने इस कंपनी को परमिशन दी, उसने इस कंपनी को ग्रांट दी कि आप क्या करें कि ईस्टर्न साइड जाके आप वहां पे व्यापार करें. इनका एक जो मेन मोटिव था, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इनने शुरुआत की तो उस टाइम इनका जो एक मेन मोटिव ये रहा कि ट्रेड करना है, ईस्ट साइड के साथ जाइए और ईस्टर्न साइड जाइए और वहां पे ट्रेड करिए. जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक मर्चेंट ग्रुप था उसने यही डिमांड की थी कि हमें एक परमिशन दी जाए कि हम ईस्टर्न साइड जाकर व्यापार करें और वहां से जो चीजें हैं वहां से खरीद कर इंग्लैंड की तरफ भेजेंगे. वहां से हम सस्ते रेट में खरीदेंगे और यहाँ पे हम अपने लोगों को यहाँ पे बेचा करेंगे. तो एक्चुअली में उनका जो मोटिव ये था, लेकिन बाद में आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह की रूलर बन गई थी बाद में. तो आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ. तो मैं यहाँ पे सेकंड तरफ देखें कि जो क्या है कि इट फाउंडेड इन 1600 एंड डिसॉल्व इन 1874. जो ये कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको फाउंडेशन जो उसकी फाउंडेशन हुई वो 1600 को हुई और इसका जो डिसॉल्व हुआ यानी कि इसको जब खत्म किया गया, पूरी तरह से इसको प्रतिबंधित कर दिया गया, वो 1874 को हुई. ठीक है. उसके बाद कहता है इंग्लिश कंपनी फाउंड फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ट्रेड विद ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया. मैंने आपको पहले बता दिया कि इस कंपनी का जो परमिशन हुआ उसका मेन जो एक पर्पस था, वो पर्पस ये रहा कि ट्रेड का एक्सप्लॉयटेशन करना है, ट्रेड को बढ़ाना है विद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ और ईस्ट और इंडिया के साथ. वहां के व्यापार जो है वहां पे व्यापार करना है. तो इस पर्पस के लिए ही इस कंपनी को बनाया गया. कहता है आगे कि इनकॉर्पोरेटेड बाय द रॉयल चार्टर ऑन दिसंबर 31, 1600. 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर को इस कंपनी का जो चार्टर जो पेश किया गया एलिजाबेथ फर्स्ट के सामने, तो उन्होंने इस चीज को क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेटेड कर दिया, तो उसने ग्रांट कर दिया. The East India Company was granted the royal charter by the Queen Elizabeth I to the group of the London merchants for the trading
तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो एलिजाबेथ थी फर्स्ट थी, उसने क्या किया, इस कंपनी को रॉयल चार्टर जो था वो ग्रांट कर दिया एक ग्रुप ऑफ लंदन मर्चेंट। लंदन के एक मर्चेंट थे, मर्चेंट आपको पता है जो व्यापारी होते हैं उनको मर्चेंट कहते हैं। एक ग्रुप था, उस ग्रुप को इन्होंने ग्रांट की, इस परमिशन दी कि आप जाइए ईस्टर्न साइड जाइए, यानी कि साउथ ईस्ट साइड जाइए, वहां पे जाके व्यापार करिए, वहां से चीजें खरीद कर लाइए। तो फिर आगे देखते हैं क्या है। कहता स्टार्टिंग एज अ मोनोपोलिस्टिक ट्रेडिंग बॉडी, जब इसकी शुरुआत हुई, जब इसका बिगनिंग हुआ इसका कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो एक मोनोपोलिस्टिक ट्रेडिंग बॉडी थी। मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है दे हैव ओनली वन, बिकॉज वहां पे कॉम्पिटिटर नहीं होगा। कि जो जो इंग्लैंड की तरफ से जब ब्रिटिश सरकार ने इस कंपनी को परमिशन दी और भेजा, तो उनको एक हक दिया गया, उनको एक एक्सक्लूसिव राइट दिया गया कि आपके पास एक मोनोपोली है कि आप अकेले वहां पे व्यापार करेंगे, आपके साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। लेकिन गलत बात है कि बाकी जो कंट्री थी उन्होंने पहले ही यहाँ पे भारत में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया था, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो पुर्तगालीज हो। तो बहुत सारे जो थे अदर कंट्री के जो बाकी लोग थे वो भारत में काले पहुंचने थे व्यापार करने के लिए। लेकिन इंग्लैंड में इनको मोनोपोलिस्टिक ट्रेडिंग एक बॉडी का एक इनको टैग मिला हुआ था। बिकॉज कंपनी बिकम इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, बाद में क्या होता है आपको पता ही है कि यही कंपनी जो है एक पहले ट्रेडिंग बॉडी होती है, बाद में ये एक पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व होना शुरू कर देती है। फिर एंड एक्टेड एज एन एजेंट ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन इंडिया फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी टू द मिड 19th सेंचुरी। तो जब क्या होता है कि ये बाद में एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक एजेंट बनकर काम करती है, यानी कि एजेंट एक काम होता है, एजेंट होता है कि दो बॉडी के बीच में जो एक एज ब्रिज का काम करती है उसको एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे एजेंट कौन था, ब्रिटिश एजेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी। बिकॉज इंडिया और इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश और भारत के बीच में जो एक एजेंट का काम करेगी वो कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो इसने काम किया, इसने 18th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी के मिड तक इन्होंने ये काम किया, क्योंकि बाद में आपको पता एक ट्रेडिंग बॉडी आई, फिर ये पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हुए धीरे धीरे करके, और बाद में ये एजेंट भी बन गई। जो भी वहां से इंफॉर्मेशन जो भी कुछ होता था, यानी कि ब्रिटिश क्राउन जो था, ब्रिटिश क्राउन उनको कमांड देती और वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का एक काम होता था कि उसको एग्जीक्यूट किया जाए ग्राउंड में। तो नेक्स्ट कहता है कि द कंपनी सेटल डाउन टू अ ट्रेड इन कॉटन, सिल्क पीस गुड्स। अब इस कंपनी का जो जब सेटल डाउन हो गई तो इसका ट्रेड क्या था, ट्रेड ये था कि जैसे कॉटन का या सिल्क पीस ऑफ गुड्स, जो सिल्क की चीजें होंगी उनका व्यापार करना। इंडिगो आपको पता ही है, इंडिगो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप। तो उसके बाद जैसे सॉल्ट पेपर विद स्पाइस फ्रॉम द साउथ इंडिया वाली साइड जो थे वहां पे ज्यादा स्पाइसेस होते तो स्पाइसेस का व्यापार करना। तो ये सारी चीजें जो थी वो सेटल डाउन की गई जब इसका व्यापार शुरू कर दिया गया, जब कंपनी सेटल हो गई थी। उसके बाद क्या होता है कि इन 1612 में क्या होता है कि बैटल ऑफ स्वेले होता है, यानी कि बैटल ऑफ स्वेले होता है पुर्तगालियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और वहां पे उस टाइम मुगल एम्पायर कौन थे, जहांगीर थे। अब आपको मैं इस चीज से पहले आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और धीरे धीरे करके वो सेटल हो गई, उसके पीछे कारण क्या रहे। क्योंकि यहाँ पे आपको पहले आपने पढ़ा, यहाँ पे में अलग अलग तरह के एम्पायर यहाँ पे रहे, अलग अलग एम्पायर आए, उन्होंने राज किया, लेकिन इनको कैसे मौका मिल गया। हुआ ये कि जब मुगलों का राज चल रहा था तो मुगल बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, एक कहते हैं कि जो औरंगजेब था वो एक लास्ट स्ट्रांग मुगल एम्पायर रहा है, उसके बाद जो सारे वीक एम्पायर रहे हैं मुगल के, तो वही एक कारण था जिसके कारण जो ये ईस्ट इंडिया यानी कि ब्रिटिश को मौका मिला, उनकी कंपनी को मौका मिला यहाँ पे सेटल होने का। तो जब औरंगजेब की जब मृत्यु हुई 1707 को जब मृत्यु हो गई, तो उसके बाद क्या होता है कि इनको मौका मिल जाता है पूरी तरह से। कंपनी तो पहले आ गई थी, उस टाइम मुगल एम्पायर चल रहा था, जहांगीर का उस टाइम साम्राज्य था, यानी कि जहांगीर उस टाइम रूल कर रहे थे। तो उस टाइम ये कंपनी भारत में आ गई थी। लेकिन कहने की बात यह है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो मुगल एम्पायर जितने भी थे वो वीक एम्पायर माने जाते हैं। उन्होंने अपने जो आपस में जो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, तो उसके कारण उनको मौका मिला और उन्होंने बहुत सारे राइट जो थे वो उनसे ले लिए।
और फिर इसके बाद सेटल डाउन हुआ। ये आपको मैंने थोड़ा इस टॉपिक से हटकर थोड़ा बताया ताकि आपको समझ आए कि आखिर प्रॉब्लम यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है आखिर वो सेटल हुई कैसे, उसके पीछे क्या कारण था। अब मैं आपको बता रहा था कि जो 1612 में क्या हुआ कि बैटलॉस पहले होता है पुर्तगालियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है, और उस टाइम मुगल इंपायर कौन होते हैं, जहांगीर होते हैं। और जो स्वैले है यानी कि स्वैले कहाँ पे सिचुएटेड है, सूरत में। सूरत कहाँ है आपको पता है, गुजरात में। तो ये यानी कि गुजरात में ये लड़ाई होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि थॉमस रॉय जो है एक अरेंज करते हैं कमर्शियल ट्रीटी फॉर एक्सक्लूसिव राइट इन द सूरत फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी विद जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जहांगीर के साथ एक कमर्शियल एक ट्रीटी करते हैं, एक संधि करते हैं। एक्सक्लूसिव का आपको मैंने एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि एक विशेष तरह का जो हक है यानी कि विशेष तरह का एक राइट जो है वो कंपनी को मिल जाए व्यापार करने के लिए। उसकी जो मांग रखी, उसके लिए मांग रखी, और एक ट्रीटी जो हमने कमर्शियल आपको पता है व्यापार करने के लिए होता है, जो एक व्यापारिक संधि जो की गई जहांगीर के साथ, उसका जो अरेंजमेंट करवाया गया वो थॉमस रॉय ने किया था। और इसमें थॉमस रॉय जो थे वो कामयाब भी हुए। ठीक है, फिर क्या होता है कि 1619 में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत, और उसके बाद जब इनको परमिशन मिल जाती है धीरे धीरे करके, तो ये क्या करते हैं एक व्यापार की मंडी, पोस्ट क्या हो गया, ट्रेडिंग पोस्ट क्या हो गया, ऐसी मंडी है ऐसी इन्होंने बना दी सूरत के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट कर दी 1619 के अंदर। अब धीरे धीरे करके इनकी डेवलपमेंट होती गई और आगे बढ़ते गए। और उसके बाद क्या होता है कि 1639 में ये मद्रास के अंदर भी ट्रेडिंग पोस्ट ये सेटअप कर देते हैं, और उसके बाद 1668 के अंदर ये बॉम्बे में कर देते हैं, और उसके बाद 1690 के अंदर यानी कि 1690 में ये कलकत्ता के अंदर भी क्या कर देते हैं, एक ट्रेडिंग पोस्ट सेटल कर देते हैं। अब सोचो, जो मेन जो प्रेसिडेंसीज जो बॉडी थी वहां पे इन्होंने अपने ट्रेडिंग पोस्ट को भी सेटल कर दिया। अब धीरे धीरे करके इनकी जो कामयाबी थी यानी कि इनकी जो पकड़ थी वो मजबूत होती जा रही थी। फिर आगे क्या होता है कि इन 1634 में शाहजहां क्या करते हैं, शाहजहां गिवन अ राइट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द ट्रेड इन बंगाल। अब शाहजहां क्या करते हैं, उनको राइट दे देते हैं, उनको हक दे देते हैं कि आप आइए बंगाल के अंदर करिए व्यापार। यही कुछ कमजोरियां रही हैं जो मुगल एम्पायर ने की, और धीरे धीरे करके फिर ये कामयाबी उनकी होती गई। मैं आपको पूरा एक ब्रीफ में डिस्कशन यहाँ पे पूरा कर रहा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। आपको मुझे इसके ऊपर डाउट भी होगा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अगर आपको किस तरह का क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और पूछिए, मैं आपको उस चीज का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं आगे, करते हैं आगे क्या है। कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी वाज आल्सो नोन एज अ ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसका दूसरा नाम भी आ सकता है, आपको पता है एग्जाम के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम क्या था। आप एक तो ऑप्शन वहां पे हो सकता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी हो, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो कहते थे उसको, ये भी तो सही है। अगर वहां पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और वहां पे ऑप्शन ये है कि ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी, तो गाइस वहां पे ये आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम थोड़ा याद रखिए कि क्या क्या उनके नाम थे। तो कहते हैं the company's first voyage to India was commanded by the Sir James Lanchester। अब जेम्स लेचेस्टर क्या करते हैं, यही कमांड करते हैं फर्स्ट वॉयज को। वॉयज क्या होता है, समुद्री रास्ता, ये जो समुद्री रास्ता और समुद्री जो यात्रा होती है ना, इसको कहते हैं। जब ये समुद्र के रास्ते से आई थी, तो जब फर्स्ट टाइम इसको कमांड किसने किया, वो सर जेम्स लेचेस्टर ने किया 1601। और आगे पीछे यहाँ पे डेट्स हैं क्योंकि टॉपिक मैंने बड़ी मुश्किल से बहुत सारी चीजें अपनी नोटबुक्स को इकट्ठा करके यानी कि अलग अलग मटेरियल मैंने इकट्ठा करके एक वीडियो को एक मर्ज करके एक प्रॉपर बनाया है। तो थोड़ा डेट का थोड़ा आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से इनको देखें, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि आप डेट के साथ एक पूरा इसको एक मूवी टाइप की इसको चीज को समझेंगे तो आपको समझ जल्दी आएगा और आपको एग्जाम के टाइम पे आपको भूलेगा नहीं। तो मैं यहाँ बात कर रहा था जेम्स की। तो जो जेम्स लेचेस्टर हैं ये 1601 में आते हैं। ये फर्स्ट वॉयज थे जो इंडिया में आए, कमांड किया उन्होंने। और उसके बाद क्या हुआ, ये रिटर्न भी हो गए। कब हुआ, ये 1603 में वापस भी चले गए। लेकिन होता क्या है कि ड्यूरिंग दिस वॉयज द कंपनी फर्स्ट फैक्ट्री वाज सेट अप एट बैंगलोर। ये मैं पूरी कहानी, मैं भारत की कहानी नहीं कर रहा, पूरी मैं भारत की कहानी से नहीं बता रहा,
मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ कि जब वो ईस्टर्न यानी कि साउथ ईस्ट वाले साइड आए तो उन्होंने क्या क्या किया, कहाँ पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप की, ये उसकी पूरी कहानी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये फर्स्ट टाइम आए तो इन्होंने क्या किया कि कंपनी की जो फर्स्ट फैक्ट्री थी उसको सेटअप किया बेंटम के अंदर। बेंटम कहाँ पड़ता है? बेंटम इन द आइलैंड ऑफ जावा। ये एक आइलैंड है जावा का, इंडोनेशिया के अंदर ये आता है। ठीक, ये वहां पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप कर दी फर्स्ट। फिर आगे क्या कहानी है, कहानी में ये आता है कि सूरत में वो क्या करते हैं, एज अ ट्रेड पॉइंट ऑफ द ट्रांसिस्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1608, यानी कि 1608 को क्या करते हैं, सूरत के अंदर एक ट्रेड पॉइंट जो है वो वहां पे एस्टेब्लिशमेंट कर देते हैं। अब 1608 में फिर क्या होता है कि एक वाइस अंडर सर विलियम हॉकिंस जो है वो वहां पहुंचते हैं 1608। ठीक है, जब वो यात्रा करते हैं, समुद्री यात्रा, जब यात्रा करके आते हैं वो यहाँ पहुंचते हैं एंड शिप कमांडेड बाय हिम, वो जिस शिप से आए थे उसको कमांड किसने किया, उन्होंने खुद ही किया, इस चीज को याद रख। एंड बिकम द फर्स्ट शिप टू सेट एंकर एट सूरत, और यही एक पहला जहाज बना जो सूरत में पहुंचा था। आपको पता ही है इसकी कहानी। हॉकिंग वॉज हॉकिंग वॉज envoy in the court of the Mughal Emperor Jahangir for the 2 years, during which time he tried to obtain a trade concession but in vain। अब होता क्या है कि वो हॉकी जो है वो नियर अबाउट कितना में 2 years, वो 2 year की उनकी ट्राई रहती है मुगल एम्पायर में, यानी जहांगीर के पास। एनवाई का मतलब आपको पता ही है, एक राजनीतिक एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर आते हैं, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के उनके पास। और फिर क्या होता है कि विद इन 1610 the first company factory इन साउथ इंडिया वॉज सेटअप इन मछलीपट्टनम। अब मछलीपट्टनम के अंदर 1610 में फर्स्ट कंपनी फैक्ट्री जो है वो साउथ इंडिया में, भारत के साउथ में, दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में वो अपनी फैक्ट्री को सेटअप कर देते हैं। जो फर्स्ट मैंने ऊपर बताई थी आपको पहले पिछले स्लाइड के अंदर, वो इंडोनेशिया में थी। वो इंडोनेशिया के अंदर जब आइलैंड, जो इंडोनेशिया में एक आइलैंड है, वहां पे उन्होंने फैक्ट्री सेटअप की थी। लेकिन ये फैक्ट्री सेटअप हुई है ये साउथ इंडिया में हुई, मछलीपट्टनम, जो अभी यहाँ पे मॉडर्न डे में, अभी वो कौन सी स्टेट के अंदर आता है एरिया, आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है, अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट। फिर कहते हैं कि कंपनी वाज जनरेटिंग अ ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम इट्स इंडिया ट्रेड। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा था, बहुत ज्यादा उनको लाभ हो रहा था, ह्यूज होता बहुत ज्यादा मात्रा में उनको यहाँ से प्रॉफिट हो रहा था भारत के साथ व्यापार करते हुए। 1600 में क्या होता है कि सर थॉमस रॉय वाज सेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव। फिर सर थॉमस रॉय जो है 1612 में आते हैं एज अ प्रतिनिधि बनकर ब्रिटिश के, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट टू द कोर्ट ऑफ द जहांगीर। 1612 में फिर जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं ये सर थॉमस रॉय, और रॉय वाज सक्सेसफुल इन सिक्योरिंग द एक्सक्लूसिव राइट। और यहाँ पे उनको जो रॉय थे वो सक्सेसफुली क्या होता है, उनको जो एक्सक्लूसिव राइट चाहते थे, जो विशेष तौर पर जो हक चाहते थे व्यापार का, वो यहाँ पे उनको मिल गया सक्सेसफुली, वो यहाँ पे सक्सेस रहे वो। एंड सेटअप द फैक्ट्रीज इन सूरत, और उसके बाद में फैक्ट्री वहां पे सेटअप कर दी। ठीक है, एंड इन सम अदर एरियाज फॉर द कंपनी, और कुछ क्या किया इन सम अदर एरिया फॉर द कंपनी, जो वहां पे कंपनी के लिए जो और जगह पे भी वहां पे भी उनकी सेटलमेंट करनी शुरू कर। स्टॉर्ली क्या होता है, धीरे धीरे करके होता है कि कंपनी डोमिनेटेड अदर यूरोपियन प्लेयर्स and establishing trading post in Surat in 1619। अब स्लोली क्या होता है कि जो कंपनी डोमिनेटेड अदर जो यूरोपियन प्लेयर थे, बाकी जो यूरोपियन प्लेयर थे, एंड एस्टेब्लिश द ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत। 1619 में क्या करते हैं, एक ट्रेडिंग पोस्ट जो सूरत के अंदर 1619 में वो वहां पे एस्टेब्लिश कर देते हैं। मद्रास में मैं आपको ये पहले से बता चुका हूँ। फिर उसके बाद 1639 यानी कि 1639 के अंदर बम्बे में कर देते हैं 1660 को ये, और ये सॉरी 1639 को ये बम्बे में करते हैं, सॉरी मद्रास में करते हैं, और उसके बाद 1668 को बम्बे में ही सेटल करते हैं, और 1690 को ये कलकत्ता में ये फैक्ट्रीज को सेटअप कर देते हैं, यानी कि ट्रेडिंग पोस्ट वहां पे वो एक बना देते हैं। होता क्या है कि थ्रू द सीरीज ऑफ द एक्ट अराउंड द ईयर 1670, जब 1670 के आसपास होता क्या है, कंपनी गेन अ राइट टू एक्वायर द टेरिटरी। जब धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ी, कंपनी के पास बहुत सारी चीजें आ गई,
तो इन्होंने बहुत सारे और भी हक जो है वो उन्होंने गेन करने शुरू किए, एक्वायर करने, जैसे कि एक्वायर करना, टेरिटरी को एक्वायर करना, ये इनको एक हक मिल गया। आप किसी भी राजा की टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं। ये किसने इनको परमिशन दी? आपको पता है, ब्रिटिश क्राउन ने दी। ब्रिटिश क्राउन धीरे धीरे करके इनको मजबूत करता गया, क्योंकि ये व्यापारी बनकर आए, देश को लूटने चले गए बाद में। ठीक है, इनको क्या क्या राइट मिलने शुरू हो गए? एक्वायर टेरिटरी, मिंट मनी, कमांड फॉर द फोर्ट्रेसेस या ट्रूप्स को, या जो भी चीजें थी उनको कमांड कर सकते थे, उनके ऊपर ये हुक्म चला सकते थे। ठीक है, अलायंसेस कर सकते थे, संधियां कर सकते थे, लड़ाई झगड़े में ये इन्वॉल्व हो सकते थे। ठीक है, सिविल या क्रिमिनल जो जुडिक्शंस होती थी वहां पे ये उसमें ये एक्सरसाइज कर सकते थे। ठीक है, तो बहुत सारे जाने की इनको राइट जो है वो मिल गए थे। दिस ग्रेटली एनहेंस द कंपनी पावर। होता क्या है, जब ये सारी चीजें कंपनी को मिल जाती हैं, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जब ये सारी चीजें मिलती हैं, धीरे धीरे करके वो कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसमें वो इंडल्ज हो सकते हैं, उसके बाद वो सिविल या क्रिमिनल जुडिक्शन हो रहा है तो वहां पे भी वो अपनी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। तो जब धीरे धीरे कर ये सारी चीजें होंगी तो वो जो कंपनी थी वो इनहेंस हुई, पावर उसकी इनहेंस हुई, उसकी पावर बढ़ी। होता क्या है कि आगे नेक्स्ट इन बंगाल द मुगल एम्पायर कंप्लीटली waived off the custom duty for the trade for the company in 1770। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बंगाल के अंदर मुगल एम्पायर क्या करते हैं, पूरी तरह से माफ कर देते हैं, उनको वेव कर देते हैं, वेव ऑफ द कस्टम ड्यूटीज फॉर द ट्रेड फॉर द कंपनी, कंपनी को आप ट्रेड करिए 1717 में, पूरी तरह से माफी, जाओ जो करना है करो। द कंपनी लेड बाय द गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव। अब कंपनी को कौन लीड कर रहा था, उसको लीड कौन कर रहा, गवर्नर जनरल कर रहे, उनका नाम क्या था, रॉबर्ट क्लाइव। was able to gain the dominance over the French and who were restricted to few ports in the country। अब जब वो कंपनी को वो उनके पास बागडोर थी पूरी कंपनी की, तो उनके पास बहुत सारा यानी कि डोमिनेंस हो गए थे, डोमिनेंस हो चुकी थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो फ्रेंच भी वहां पे, हमें आपको पता था कि बहुत सारी अदर कंट्री के जो लोग थे वहां पे पहुंच गए थे, वो व्यापार कर रहे थे, तो उनको क्या किया, बहुत सारी जगहों पे फ्यू पोर्ट जो थे, कुछ ऐसे पोर्ट थे कंट्री के जहां पे उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। किसको रिस्ट्रिक्ट किया गया? फ्रेंच को। फिर आगे क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी होती है, आगे भाई सही मुद्दे थे जहां पे कामयाबी हुई थी, यही एक बात कहते हैं जिससे बैटल ऑफ प्लासी ही कहते हैं। जब बैटल ऑफ प्लासी होता है तो उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूरी तरह से कामयाब हो जाती है भारत में। देखते हैं कैसे। बैटल ऑफ प्लासी वाज द मेन टर्निंग पॉइंट टू एक्सप्लोर द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। पहले बताया आपको कि यही एक मेन जो टर्निंग पॉइंट था, यही एक मोड़ था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से एक्सप्लोर हुई भारत। अब ये बैटल जब हुई, आपको पता है बैटल जिसके बीच हुई थी, दिस बैटल फॉर बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वाइसरॉय थे उनकी आर्मी और सिराजुद्दौला की आर्मी आमने सामने हुई। तो इसने सिराजुद्दौला हार गए थे, बताइए आपको। फिर क्या होता है कि रीजन ऑफ दिस बैटल के कुछ कारण भी क्या रहे होंगे, क्यों ये बैटल हुई? तो कहता है रीजन ऑफ दिस बैटल वाज अ मिसयूज ऑफ द ट्रेडिंग परमिशन एंड कंपनी वाज नॉट पेइंग द टैक्सेस। आगे बात देखिए, अब क्यों याद करा भाई, अब अगर हम पूरी से कामयाब हो गए हैं, पूरी तरह से हम पावरफुल में हैं, हमारे पास पावर है, हम मजबूत हैं, आपको टैक्सेस देंगे। तो बात यहाँ पे वही हो गई कि इनको जब ट्रेडिंग परमिशन दी गई थी तो उसमें कुछ शर्तें रखी गई, जो यहाँ पे एम्प्लॉयर थे जब उन्होंने उनको परमिशन दी आप करिए व्यापार, लेकिन उसका एक कुछ उन्होंने एक लिमिट दी, लेकिन जब लिमिट को क्रॉस किया उन्होंने उस चीज का मिस यूज किया। ठीक है, और कंपनी जो थी वो टैक्स भी दे रही, कंपनी की तो हर चीज की व्यापार कर रही थी तो उस पर टैक्स बनता था, लेकिन टैक्स देना मना कर दिया। फिर क्या करते हैं, जो नवाब थे बंगाल के, वो क्या करते हैं, फोर्ट ऑफ विलियम को क्या कर देते हैं, सीज कर देते हैं। फोर्ट ऑफ विलियम को क्या कर देते हैं, सीज करते हैं। अब आपको पता है बहुत सारे फोर्ट भी बनाए थे, अलग अलग जो प्रेसिडेंसी जो गाड़ी थी वहां पे इन्होंने अपने फोर्ट भी बनाए थे। इन्होंने कहा था कि हम वहां पे सामान रखेंगे, वहां से हम सामान बाहर भेजेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके वहां पे सामान ही रखा था, बहुत सारे चीजें वहां पे रखी गई जिनका बाद में इस्तेमाल किया गया। आगे कहता है कि एंड बंगाल नवाब, अब बंगाल नवाब एक और कारण है, एक कारण तो वो रहा, एक कारण ये रहा बंगाल के जो नवाब थे वो क्या करते हैं 146% को अरेस्ट कर देते हैं। किसके पर्सन होते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के होते हैं।
उनको क्या करते हैं, वो अरेस्ट कर देते हैं, 140 लोगों को अरेस्ट कर देते हैं एंड पुट देम इन जेल, और उनको डाल देते हैं जेल में। तो वहां पे क्या होता है कि बट देयर 123% डेड सफोकेशन, सफोकेशन के कारण वहां पे 123 लोग यानी कि 50% लोग वहां पे मर जाते हैं। 140 लोग, सॉरी 50% नहीं, 146% थे टोटल, तो 123% जो थे वहां पे डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं सफोकेशन की। अब सफोकेशन क्यों होती है कि दैट रूम वाज वेरी स्मॉल, वो रूम जो था वो बहुत छोटा था। रूम छोटा होने का कारण यह है कि वहां पे कहते हैं ओनली 4% के लिए वो जगह थी, वो जो रूम था सिर्फ ओनली 4%, बट दे अरेस्टेड 146%, तो ड्यू टू सफोकेशन 123% डेड। ठीक है, फिर क्या होता है कि सो दैट द डे, अब इस डे को क्या बोलते हैं, इस डे को बनाया जाता है या इस डे को कहा जाता है, सो दैट इज नोन एज ब्लैक होल ट्रेजेडी डे, दैट्स द ब्लैक होल ट्रेजेडी डे। ये 1756 को होता है, 1756 में ये बात होती है और 1757 में जाकर बैटल ऑफ प्लासी में जाती है। इन द बैटल ऑफ द प्लासी, इन द बैटल ऑफ द प्लासी में क्या होता है, 1757 में नवाब ऑफ बंगाल वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। जो नवाब होती यानी कि बंगाल के नवाब जो थे उनको हरा दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। एट ब्रिटिश puppet was placed on the throne, मतलब कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने वहां पे उनको हरा दिया और जो थ्रोन था उनके आसपास उनके हाथों में आ गया। फिर कहता है कि कंपनी रूल effectively started with the back of the Boxer in 1764। अब ये कंपनी क्या करती है, 1764 में जाके यहाँ की फिर क्या करती है, एक बहुत लड़ाई होती है, सेकंड बैटल को ये भी एक सेकंड टर्निंग पॉइंट मान सकते हो इनकी कामयाबी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये बॉक्सर में एक लड़ाई होती है। बॉक्सर कहाँ पड़ता है आपको पता है, बिहार में। ठीक है, बिहार के अंदर आता है बॉक्सर रिसेंटली। ठीक है, 1764 में नवाब बंगाल जो है वो क्या कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, और दीवानी राइट ऑफ द बंगाल, बिहार, उड़ीसा टू द कंपनी एंड द रॉबर्ट क्लाइव वाज मेड द गवर्नर ऑफ द बंगाल। होता क्या है कि जो दीवानी राइट होता है यानी कि एक राइट होता है उनके पास, एक मनी राइट होता है जो, यानी कि जो टैक्सीज राइट होते हैं, जो टैक्सीज होंगे उनको दीवानी राइट कहते हैं। वो जो उनको राइट मिलता था, जो उनका राइट था, जो हक ले वो अपने जो टैक्स लेते थे, टैक्स का एक रूप है ये दीवानी, वो इन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया उनके सामने और उनको दे दिया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो क्या बन गए, गवर्नर ऑफ बंगाल बन गए। ठीक है, इनके तो बीच लड़ाई। द कंपनी वाज आल्सो इन एम्प्लॉइंग द इंडियन ईस्ट आर्मी, और उसके बाद कंपनी अब देखो हाई व्यापारी बन के, और अब हमारे को वो रोजगार भी देने लगी। अब भारतीयों को वो अपनी आर्मी में एम्प्लॉइंग भी करना शुरू किया। आगे क्या होता है कि ईच ऑफ द प्रेसिडेंसीज ऑफ द बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे हैड देयर ओन इन्फेंट्री। आगे क्या होता है, जो प्रेसिडेंसीज हैं बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, और इनके पास क्या होती है, अपनी इन्फेंट्री होती है, अपनी यानी कि अपनी अपनी आर्मी होती है, अपने पास कैटरीज होती है, अटलरी होती है, हॉर्स होते हैं और हॉर्स अटलरी होते हैं। ठीक है, उस टाइम को थोड़ी सी लड़ाई होती थी, तो ये सब कुछ इनके पास अपने अपने थे। दे आल्सो हैड अ नेवी, इनके पास नेवी थी, मतलब इतनी बड़ी कामयाबी थी। अब आगे कहानी धीरे धीरे बहुत हो गया इनका। अब धीरे धीरे करके क्या होना था, इस कंपनी का जो था, इनकी जो पावर बढ़ गई थी, उस पावर को कम भी करना था, क्योंकि अब प्रॉब्लम किसकी हो गई, ब्रिटिश। अब ये सदक बन गई थी ब्रिटिश के लिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो रही थी जो ब्रिटिश को पता नहीं लग रही थी, ब्रिटिश सरकार को पता नहीं चल रही थी, ब्रिटिश को उनको किसी इसकी जानकारी पता नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कुछ हो रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट, दिस इज नॉट ओनली वन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट आए, जिससे क्या किया, इनकी पावर को धीरे धीरे करके कम किया गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या, इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाए गए, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था उसको थोड़ा बदला गया, उसमें रिफॉर्म लाया गया। एंड मेड अपॉन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल। 1773 के बाद जब क्या होता है कि ये बंगाल के गवर्नर बना दिए जाते हैं, एंड कंट्रोल ओवर द अदर टू प्रेसिडेंसीज, और ये बाकी जो दो प्रेसिडेंसी थी उनको कंट्रोल इन्होंने करना। Several other act was passed throughout the years till the 1853 in order to regulate and administer the company possessions in India। मतलब कि उसके बाद बहुत सारे कानून, बहुत सारे एक्ट जो है वो लाए गए, पास किए गए ब्रिटिश क्राउन की तरफ से,
कब तक? 1853 तक। क्यों किए गए? उसका कारण ये था कि इनकी पावर को या इनको टैलेंट को थोड़ा फ्लोरिश भी किया, इनको पावर इनकी थोड़ी बढ़ाई गई, लेकिन धीरे धीरे करके बाद में इनको कम किया गया। तो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इनकी पावर उनको धीरे धीरे करके कम करने की कोशिश की, बहुत सारे एक्ट पास किए गए ब्रिटिश क्राउन की तरफ से। फिर होता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 was primarily brought about because of the company apathetic policies and corruption indulged in India। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी करप्शन हो जाती है, बहुत सारा कुछ होता है, यहाँ पे एपैथेटिक पॉलिसीज आ जाती है, यानी कि एक ऐसी पॉलिसी जो बेपरवाह पॉलिसी, उदासीन पॉलिसी है, जिसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, ऐसी पॉलिसियां लाई गई। वो उन चीजों से क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन को लगा कि अब यहाँ पे कुछ टेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि 1857 को जब विद्रोह भी हो गया था, रिवॉल्ट भी हुआ, जब बहुत बड़ा रिवॉल्ट माना जाता है वही आजादी का। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया फिर, This also entered the company rule over the India and control went directly into the hand of the British government through the Government of India Act 1858। एक भारत सरकार के लिए भारत सरकार एक एक्ट आया जब 1858 को, उसमें यह कहा गया कि अब जो है इनकी पावर खत्म है, इनको एंड कर दिया गया, इनकी पावर को कंक्लूड किया गया, और डायरेक्टली जो उसकी जो बागडोर थी वो ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच गई। यानी कि अब ब्रिटिश क्राउन जो है उसको डायरेक्टली उसको कंट्रोल कर, यानी कि ब्रिटिश से बैठकर ही, इंग्लैंड से बैठकर ही भारत को कंट्रोल कर। ये ऐसा हुआ 1857 के बाद। आजादी फिर भी नहीं मिली, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन उन्होंने एक एक्ट लाया और हमें थोड़ा सा शांत करने के लिए 1858 को ये एक्ट लाया गया। The company possessions military and administrative power were also transferred to the government। जितनी भी पावरें थी, यानी कि मिलिट्री पावर या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये सारी पावरें किसके पास चली गई? सरकार के पास। कौन सी सरकार? ब्रिटिश। After that क्या था कि company continued to look after the British government trade until 1874 and then it was finally dissolved। होता क्या है कि उसके बाद भी कुछ चीजें इनको दी गई, जैसे टी का जो ट्रेड था वो इनको दिया गया, आप देखभाल करिए उसकी, लेकिन वो भी 1874 को खत्म कर दिया, उसके बाद उसको डिसॉल्व कर दिया। तो स्टार्टेड एज अ ट्रेडिंग कंपनी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज्ड टू द लिटरली हैंड ओवर इंडिया टू द ब्रिटिश। आई क्या थी शुरुआत में, व्यापारी कंपनी है, ठीक है, तब बाद में हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैनेज किया पूरी तरह भारत में, और उसके बाद किसके हाथों में सौंप दिया? ब्रिटिश को। But finally East India Company ended in 1874 and British Crown directly control over India। और उसके बाद क्या होता है 1873 ईस्वी में, 1873 में क्या होता है कि पूरी तरह से ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको खत्म कर दिया जाता है और ब्रिटिश क्राउन जो डायरेक्टली उसको कंट्रोल करता है भारत। हो गया टॉपिक कंप्लीट। तो ये रही कहानी कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी की, और इसके रिलेटेड बहुत सारे और भी एक्ट जो हैं, उसके बाद जो है वो इसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे एक्ट और लाए गए, जिससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बाकी बागडोरें थी उनको और कम किया गया। कौन कौन सी चीजें थी, कैसे हुआ वो, चाहे वो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 रहा हो, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, ये रेगुलेटिंग एक्ट का भी एक जो इम्प्रूव किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी कहते हैं तो कि ये उसका एक सेटलमेंट है, यानी कि जो चीजें रह गई थी उसमें उनको सेटल किया गया था 1781 वाला जो था, उसके बाद चाहे वो फिर इंडिया 1784 वाला, ये बहुत सारे एक्ट हैं। एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, बहुत सारे एक्ट हैं। ये सारे एक्ट जो थे ये भी ब्रिटिश क्राउन की तरफ से लाए गए ताकि इनकी पावर को कम किया जाए। तो इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, दूसरी वीडियो में करेंगे, देखेंगे। तो गाइस करते हैं वीडियो खत्म। तो किसी तरह का आपको डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइस बहुत मेहनत होती है इस तरह के लेक्चर बनाने में, तो गाइस जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से होता यह है कि जो हमारी मेहनत है इस चीज का हमें रिजल्ट दिखता है कि हमारी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है, उसका सक्सेस हो रहा है। तो मोटिवेशन जिसे मिलता है, हमें कमेंट करना या लाइक करना है, सारी चीजें प्लीज करिए। तो करते हैं वीडियो खत्म।
आज 15 अगस्त वाले दिन यानी कि इंडिपेंडेंस डे है, 76 इंडिपेंडेंस डे है। तो उसके ऊपर ही मैंने आज वो एक मेन इम्पोर्टेंट जो वीडियो है उसके ऊपर बनानी शुरू कर दी। तो मैं इस तरह की कुछ नई नई चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके एग्जाम के कंसर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ठीक है, करते हैं वीडियो खत्म। जय हिंद, जय भारत।